दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान का डंका बज रहा है, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो रहा है, लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक इशूज़ की बात करती हूँ तो यहाँ पर ज़रा आवाम परेशान है। आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए परेशान है। अब दुनिया भर में जो सियासी जमातें हैं ये शहरियों की ज़िंदगियाँ आसान बनाने के लिए इक़्तिदार में आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है जो हो रहा है। यहाँ नारे ज़िंदगियाँ आसान बनाने के लिए लगाए जाते हैं और इक़्तिदार में आकर सारे इक़दामात ज़िंदगी मुश्किल बनाने वाले उठाए जाते हैं। पॉलिसियाँ दहाइयों और सालों में नहीं बल्कि महीनों में, हफ्तों में बदल जाती हैं। सोलर पॉलिसी इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। पहले सोलर सारिफीन उनके लिए 26 रुपये फ़ी यूनिट को हुकूमत ने 11 रुपये में ख़रीदने का ऐलान किया। इसके बाद फिर नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की पॉलिसी लेकर आए, यानी सोलर सारिफ से 11 रुपये में बिजली खरीद कर उसे तकरीबन 40 रुपये में उसी सारिफ को जिसे 11 रुपये की खरीदी उसे फ़रोख्त करेंगे। और अब एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई है कि नेट मीटरिंग वाले सोलर सारिफीन के लिए लाइसेंस का जो हुसूल है वो लाजमी है, जिसके लिए फ़ी किलोवाट 1000 रुपये अदा करने होंगे। पहले की तरह हुकूमत ने मौजूदा फैसले को भी नेपरा का फैसला करार देकर खुद को इससे अलग करने की कोशिश की है। हालांकि 2021 तक नेपरा तमाम सारिफीन को खुद ये लाइसेंस जारी करती थी और नवंबर 2021 में इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया था। तो अब सवाल ये है कि फैसला उस वक्त गलत था या फिर आज जो फैसला कर रहे हैं वो गलत है। बहरहाल रोज़ बरोज़ जो बदलती हुई ये पॉलिसी है इस पर अवाम बड़े परेशान है। ये फैसला क्यों ज़रूरी था? क्या वाकई हुकूमत इन पॉलिसीज़ के बोझ से बच सकेगी? इस पर बात करने के लिए हमने कोशिश की थी अवैस लगारी साहब प्रोग्राम में, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले सर ये फरमा दीजिए, ये जो आजकल हर जगह पर चल रहा है, छत मेरी घर मेरा, सूरज अल्लाह का, तो फिर मैं क्यों इसके ऊपर जो है वो कोई टैक्स दूं या इसका लाइसेंस लूं? अब हुकूमत को क्या ऐसी आफत पड़ी है कि ये नेपरा की तरफ लाइसेंस डाल दिया, इसका उसूल भी लाजमी करार दे दिया? थोड़ा सा पिछले 2-3 साल के तनाजुर में देखें तो 2-3 साल में जब भी कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है बिजली के महकमे में, तो उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ सोलर के सारिफ से और सोलर जिनके घरों में लगाए उनसे कुछ ना कुछ पैसे लेने की कोशिश की है। हुकूमत असल में आपको बिजली बेचना चाहती है 60 रुपए की, तो आपने ये किया कि इनसे 60 रुपए की बिजली नहीं ली और आपने कहा कि मैं तो ये चाइनीज पैनल लगा लूंगी और अपने घर में 18 रुपए की बिजली बना लूंगी, मैं आपसे 60 रुपए की नहीं लूंगी। तो हुकूमत जो है ना उस पर बड़ी नाला है कि ये किरण नाथ साहिबा जो है ये क्यों 60 रुपए की बिजली हमसे नहीं ले रही। ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमने ज्यादा पावर प्लांट्स लगा दिए, हमसे गलती हो गई, हमने गलत टेक्नोलॉजी के लगा दिए, हमसे गलती हो गई, हमसे महंगे पावर प्लांट्स लग गए और अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और सस्ती हो गई। लेकिन हमारी गलती का खमियाजा तो किरण नाज नहीं भुगतना है, आम पाकिस्तानी नहीं भुगतना है। तो वो बजट है कि वो आप 60 रुपए की बिजली लें, आप जो है वो 18 रुपए की बिजली लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सोलर सारिफ को डिसइंसेंटिवाइज करना चाहिए, इनकी दुकान चलती रहे, इनकी बिजली बचती रहे। सर 2 साल पहले तो बड़े टीवी पर कमर्शियल्स चलते थे सोलर लगाने के, तो फिर क्यों हुकूमत कन्विंस कर रही थी मुसलसल कि सोलर लगाएं? ये आज से कुछ 2 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत की कितनी कामयाबी है कि 6000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में लग गई, और उन्होंने बड़ी मुबारकबाद अपने आप को भी दी और लोगों को भी। उसके कुछ एक हफ्ते बाद एक फाइनेंशियल टाइम्स में अंग्रेज कॉरेस्पॉन्डेंट ने चाइना से इंफॉर्मेशन लेके बताया कि पाकिस्तान में 6000 नहीं 24,000 मेगावाट बिजली लगी है। तो हुकूमत को तो ये भी नहीं पता था कि कितनी बिजली लग गई है, और जो मीटर्ड हैं वो तो सिर्फ 1-1.5-2% मीटर्ड हैं, बाकी 98% लोग तो अपने घरों में बिजली बना रहे हैं, हुकूमत से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो एक तो इनको पता नहीं थी, और दूसरा है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करती है कि वो 1 साल पहले या 6 साल पहले देखें ना। कुछ अर्से पहले कहते थे कि ये एलएनजी खत्म हो गई तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कोई तो तारीफ खुशी मनाते हुए नहीं थकते थे 1 महीने पहले कि एलएनजी खत्म हो गई, शुक्र है एलएनजी नहीं आ रही, शुक्र है एलएनजी नहीं आ रही। अब जिस दिन एलएनजी आना बंद हुई तो यहाँ पे पता चली 8-8 घंटे पंजाब में लोड शेडिंग हो गई। अब पता चली कि एलएनजी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अब हम वापस कतर भाग रहे हैं कि यार खुदारा हमको एलएनजी दे दो। तो हुकूमत तो 1 महीने तो आगे तो नहीं देखो, साल आगे की बात कर रही है। सवाल पैदा मैं एलएनजी के हवाले से बात करती हूँ मिफ्ता साहब आपसे आगे। जरा ये पहले सोलर वाले सेगमेंट को क्लोज करें। आप मुझे बताएं कि अब लाइसेंस के हुसूल के लिए क्या करना पड़ेगा आवाम को? सोलर सारिफ को वो नेपरा के पास जाएगा दरखास्त के लिए, और क्या नेपरा के पास ये इख्तियार भी होगा कि वो किसी सारिफ की दरखास्त को मुस्तरद भी कर दे?
देखिए ये हर मतलब है कि किसी ने 10,000 रुपए अगर 10 मेगावाट का 10 किलोवाट का लगाया तो उससे 10,000 रुपए ले लेंगे, जिसने 5 लगाया उससे 5,000 रुपए ले लेंगे। अभी कह रहे हैं कि वन टाइम फीस है, उसके बाद पता चलेगी कि 1 साल बाद लाइसेंस भी आपका खत्म हो जाएगा, रिन्यू फिर करवाएं आपका उसको। लाइसेंस नहीं होगा, और आप अगर आईएसको में या लेस्को में लाइसेंस का नंबर नहीं लिखवा सके होंगे तो 2 महीने के लिए आपकी नेट बिलिंग खत्म हो जाएगी। फिर आपको 2 महीने बाद फिर आप दफ्तर भागेंगी वापस बिजली घर के, बिजली वालों के, आईएसको या लेस्को के या मैपको के, कि भाई हमारा नाम वापस डालो उसके अंदर, फिर वो लगाएंगे। ये मतलब एक क्रिएट करा हैसल ताकि डिसइंसेंटिवाइज कर सकें, लोगों को तकलीफ दे सकें। वरना तो भाई अगर आपने पैसे भी लेने थे तो आईएसको डायरेक्ट बिल में ले लेता था आपसे, और आपने ऑलरेडी कम पैसे दे रहे हैं तो फिर और पैसे लेने की जरूरत क्या थी। सो ये नेपरा के लाइसेंस की जरूरत क्या है? एक आदमी जिसके घर में 10 किलोवाट लगा हुआ हो या 1 किलोवाट लगा हुआ हो, उसको जरूरत ही क्या है मतलब लाइसेंस देने की? मतलब और अभी तक चल रहे थे तो बगैर लाइसेंस के लगा के क्या कर लेंगे? न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर देंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं कि अभी क्लैरिटी नहीं है ये 1 साल के लिए या ये लाइफ टाइम के लिए। अब ये प्रॉब्लम है ना लाइसेंस फी के हवाले से भी, कि ये होगा क्या कि जब मामला डिस्कोर्स के पास था उस वक्त वैसे हमें मुफ्त मिलता था या फी देनी पड़ती थी उस वक्त भी? जो आईएसको आपसे पैसे लेती थी और आईएसको रजिस्ट्रेशन कर देती थी आपको, या लेस्को रजिस्ट्रेशन कर देती थी, या के इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन करती थी, आपको नेपरा के पास जाने की जरूरत नहीं थी। अब आप नेपरा के पास भी जाएंगे। आईएसको जो आपसे पैसे ले रहा है या जो पैसे कम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन ये एडिशनल आपको इजाफी पैसे देने पड़ेंगे। सही। अब आप एलएनजी के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, तो एलएनजी के स्पॉट खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं हुकूमत ने, इस पर मैं बात करती हूँ आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब साथ मौजूद हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सोलर की नई पॉलिसी के हवाले से आज मौजू चल रहा है जिस पर बात हो रही है। मिफ्ता साहब, ब्रेक से पहले हम एलएनजी के हवाले से बात कर रहे थे, तो हुकूमत ने एलएनजी के स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर जारी किए हैं, 3 कार्गोज खरीदे जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और क्या हमने देर नहीं कर दी ये फैसला लेने में? हमारे पास तो कभी भी ऑप्शन नहीं था। उन्होंने जब देखें एलएनजी हम ले रहे थे 8 या 9 कार्गो हम ले रहे थे कतर से, और 1 कार्गो ले रहे थे ईएनआई से। ईएनआई का जो हमने कार्गो छोड़ा है वो तकरीबन हमने जो अब ईएनआई का कार्गो हमने छोड़ दिया। ईएनआई को हमने कुछ महीने पहले जाके बोल दिया कि हमको तुमसे कार्गो नहीं चाहिए, तो ईएनआई का ठीक है इस साल हम आपको नहीं देंगे। उस हर कार्गो ईएनआई का नहीं ले रहे, और जो हम कतर गैस से अभी लेंगे उस पर हम 40 से 45 मिलियन डॉलर ज्यादा देंगे हर कार्गो पे, ठीक है। तो अगर आप 3 कार्गो ले रहे हैं तो आप 3 कार्गो पे 45 मिलियन डॉलर ज्यादा लेंगे। जो कतर गैस से आप ले रहे थे, अगर वो चालू वापस बहाल हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 1 महीने पहले तक आप देख लीजिए कि पावर वजारत और गैस वजारत ये कह रही थी कि एलएनजी ना आना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। गैस की वजारत ये कहती थी कि हमने अपनी गैस, लोकल गैस सप्रेस की हुई है, हमने उसको रोक के रखा हुआ है। अली परवेज साहब कह चुके हैं कि मैंने ये बात नहीं कही है सर, बिक नहीं रही, इतनी महंगी है, और जैसे ही एलएनजी बंद होगी तो हम अपनी गैस डाल देंगे। वो तो गए थे बंद करवाने कतर, अब एलएनजी बंद हुई तो आपने अपनी गैस तो नहीं डाली। अगर आपने अपनी गैस डाली होती तो पंजाब में बिक्की बलोची और हवेली के प्लांट चल रहे होते, आज कोई पंजाब में लोड शेडिंग नहीं होती, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होती। लेकिन आपने तो वो नहीं किया, तो या तो फिर आप उस वक्त गलत फरमा रहे थे कि ये प्लांट्स, ये आपने गैस सप्रेस की थी, आप गलत फरमा रहे हैं कि हमने गैस खोल दी क्योंकि बहाल तो नहीं हुई है। सो कहीं ना कहीं देखिए, ये इस बार जो है ना, हमारे पास मशीन तो बहुत है, हम मैं और आप 20 रुपए 22 रुपए पर यूनिट 4 साल से एक्स्ट्रा भर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है। अब जब एक्सेस कैपेसिटी की जरूरत आई तो कैपेसिटी तो कारामद नहीं रही। वो जो प्लांट्स आपने साउथ में लगाए हुए हैं लेकिन जिसको कन्वे करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप उसको नॉर्थ में बिजली कैसे ले जा सकते हैं, वो प्लांट्स लगाने का क्या फायदा। सो इस वक्त जो बिजली लोड शेडिंग हो रही है ये सिर्फ कॉम्पिटेंस एंड पॉलिसी के फुकदान है। अगर ये पॉलिसी में सुकम नहीं होता तो ये इस वक्त लोड शेडिंग नहीं हो रही होती। सो ये दिस इज नॉट अ टेक्निकल रीजन, दिस इज नॉट अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, दिस इज जस्ट अ इमेजिनेशन कंस्ट्रेंट, दिस इज अ कंस्ट्रेंट, दिस इज अ पॉलिसी कंस्ट्रेंट। ठीक। अच्छा सर, वजीर पेट्रोलियम ने चंद दिन पहले मियां साहब के दौर में शायद खाकान अब्बास साहब की वजारत में होने वाला जो एलएनजी टर्मिनल का मुआहदा था इसे नाक़िस करार दिया था, और आप मेलिफाइड वर्ड यूज करने पर बड़ा नाराज भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि गैस आए या ना आए $15 मिलियन कैपेसिटी पेमेंट करना होती है। जो सुई गैस का जो प्लांट था जिसकी वजह से शायद अब्बासी साहब जेल जा चुके हैं, और 2 मरतबा जिसको नैब इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, और 4 नैब के चेयरमैन को देख चुके हैं, बशमूल जनाब रिटायर्ड जनरल नज़ीर भट्ट साहब,
जो कि ये जिनके अंदर नैब ये कह चुकी है कि इसमें कोई सुकुम नहीं था, कोई फाइनेंशियल मेलाफाइडी नहीं था, उसको ये बात कर रहे हैं। तो ईद में इसके बारे में बता दूं कि दुनिया में जो सबसे, दुनिया में पता नहीं 100 प्लांट्स लगे होंगे, 200 प्लांट्स लगे होंगे, ये FSRU बेस्ड LNG प्लांट्स, जी, या शायद से भी ज्यादा लगे हों। सबसे सस्ता प्लांट है, इत्तेफाक है कि वो एंग्रो का प्लांट है, सबसे सस्ता दुनिया में। सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्लांट दुनिया में एंग्रो का है, जो 6 साल चला है, 10 साल से चल रहा है, 100% के 98% कैपेसिटी पे। जो अमेरिकन कंपनी इसने प्लांट ये सप्लाई किया है शिप, वो कहती है कि उनका कोई इतना प्लांट इस एफिशिएंसी पे नहीं चलता 98% पे, जिसपे एक्सेलरेट चलता है। और आप उसकी वजह से 40 सेंट पर MMBTU पे आप रीगैसिफाई कर रहे हैं 45 सेंट पे। अगर आप अपने साथ वाले मुल्क में चले जाएं हिंदुस्तान में, तो वहां पे एवरेज जो है वो 65 से 70 सेंट के दरमियान है। बांग्लादेश में जो है वो 60 सेंट पे, 55 से 60 सेंट के दरमियान है। आप उनसे हर रोज 20 सेंट कम ले रहे हैं, लेकिन आपने एक पूरी शिप बुक करी हुई है 15 साल के लिए सुई गैस ने, और उस पर अगर गैस नहीं भी आएगी तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अब अगर आप अगर मिसाल के तौर पे इन्होंने ENI को मना नहीं किया होता और ENI का कंटेनर आता तो एग्रो को तो ये करके देना पड़ता। और ये एग्रीमेंट सुई गैस और एंग्रो के दरमियान है, जबकि गैस एग्रीमेंट जो था वो PSO और कतर गैस के दरमियान था। PSO कतर गैस से भी लेता है, PSO सोकार से भी लेता है, PSO एंग्रो से भी लेता है, सॉरी गनवर से भी लेता है, PSO ENI से भी लेता है, PSO शेल से भी लेता है। अब PSO किससे ले, इससे क्या ताल्लुक है एंग्रो का या SSGC का, हमें नहीं पता। PSO ने कहा है कि हम आपको गैस लेके देंगे, हमने एग्रीमेंट कर दिया जी। हमने दुनिया का सस्ता तरीन एग्रीमेंट कर दिया। आपको 10 साल से दुनिया की सस्ती तरीन गैस मिल रही है, तो या तो वो 20 सेंट आप वापस कर दें, तो फिर आपको ये खत्म हो जाएगा किस्सा। तो ये पागलपने वाली बातें हैं। जो आज मसला है वो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का है। आज मसला है पाकिस्तान में गैस ना आने का। क्या ये $15 मिलियन अगर आप बचा लेंगे तो रहेगी, और क्या $300 मिलियन जो आपने बचाए हुए पिछले 10 साल में, उसका कौन हिसाब? आप कहते हैं इन मुआहदों में कोई मेलाफाइडी नहीं है। मुझे ये फरमाइए कि जिस तरह से अभी IPPs में हम देख रहे हैं कि रीनिगोशिएट हो रहा है मामला, तो क्या इन मुआहदों में भी हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसा? नहीं हो सकता रीनिगोशिएट। अब हुकूमत करके देख ले, लेकिन देखें ये एक कैपेसिटी पेमेंट होती है जो आपने देनी है। ये याद रखें कि ये $500 मिलियन की तो सिर्फ FSRU की एक शिप होती है जो पाकिस्तान में आके खड़ी रही है। इसके और 10% अगर डिप्रिसिएशन लगा लें और 10% इंटरेस्ट लगा लें तो $100 मिलियन तो यही हो जाते हैं उसके। सो ये अगर आपने ये 2 FSRU लेकर आए तो $1 बिलियन की तो FSRU लेकर आए, तो उसके आपने कैपेसिटी पेमेंट नहीं देंगे तो कोई लेके नहीं आएगा। आपका असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में देयर आर नॉट मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स, देयर इज अ सिंगल बायर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बायर है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लेगी तो फिर उसके पास कोई सद्देबाब नहीं है। लिहाजा आप चाहे पावर लें, चाहे गैस लें, चाहे जो भी प्लांट्स हो, आपको कैपेसिटी पेमेंट गारंटी करनी पड़ती है, और वो कैपेसिटी पेमेंट गारंटी नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी पेमेंट गारंटी करने की वजह से आपको बड़ी सस्ती बिजली मिल रही है, सस्ती गैस मिल रही है, सस्ती रीगैसिफिकेशन हो रही है। तो इससे सस्ती रीगैसिफिकेशन दुनिया में नहीं है। हमने दुनिया में सबसे सस्ती रीगैसिफिकेशन की है। तो ये तो मेरे ख्याल से कुछ ये तो दाद की बात है, न कि इल्जाम की बात। अच्छा मिफ्ता साहब, यहाँ पर एक सवाल ये कि अगर आप यहाँ पर जो LNG मुआहदों में जो सारी कैपेसिटी पेमेंट हुई उस पर आप तनकीद उसको आप अगर डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर वो IPPs पे तनकीद क्यों करते हैं? दूसरा ये बताइए कि वजीर आजम साहब अगर बुलाते हैं इस पर इंक्वायरी के लिए तो आप जाएंगे? क्या करें, एक मरतबा जेल भी जा चुके हैं इसके लिए, एक मरतबा फिर चले जाएंगे अगर इनका शौक पूरा है तो। लेकिन दो मरतबा इंक्वायरी हो चुकी है, और मियां नवाज शरीफ का तो बेचारे का मतलब इसमें क्या वो था। लेकिन उस वक्त जब इमरान खान साहब ये करवा रहे थे तो मियां नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं से मुरीद इल्जाम ठहराना था, इसलिए शाहिद अब्बासी को पकड़ा और फिर मुझको पकड़ा था। लेकिन कमिंग बैक टू दिस थिंग, देखें नोबडी इज सेइंग के कैपेसिटी पेमेंट देना और पावर प्लांट्स लगाना गलत है। पाकिस्तान ने जितने एटॉमिक पावर एनर्जी प्लांट्स लगाए उस पर भी कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है। पाकिस्तान ने जितना चाइना से कोयला का प्लांट लगाया उस पर भी कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है। बिक्की बलोकी हवेली सब पे कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है। जो मेरी क्रिटिसिज्म थी वो ये थी कि ज्यादा लगा दिए, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लगा दिए। लेकिन लगाने का तो तरीका अगर सिंगल बायर है तो यही है, बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इस बिजनेस से निकल जाएं और निचकारी करें और जिसको जो लगाना है लगाए, और यही होना चाहिए और आप कर सकते हैं और ये आजा हो जाना चाहिए था। लेकिन जो सिर्फ जो क्रिटिसिज्म है
उसमें ये नहीं है कि आपने लगाए और कैपेसिटी पेमेंट पे लगा, उसमें क्रिटिसिज्म ये है कि यार आपने इतने ज्यादा क्यों लगा दिए। ठीक सही, वजीर साहब फरमा रहे हैं कि वजीर आजम इसके ऊपर इंक्वायरी करवा सकते हैं और आप इस पर कह रहे हैं कि अगर इंक्वायरी होगी तो पेश हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, हालांकि ऑलरेडी इस मामले पर जेल काट भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।